हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी IQ पॉइंट पर। आज है 18 मार्च 2021 और 18 मार्च 2021 के 10 सेलेक्टेड मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन को मैं जो कि सभी सरकारी एग्जाम के लिए यूजफुल और हेल्पफुल रहने वाला है, इसलिए आप इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखें। और लास्ट में मैं आज आपसे साइंस के क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देना है। पिछले वीडियो में मैंने पॉलिटी के क्वेश्चन पूछे थे जिसका आंसर मैं आपको इस वीडियो में आज बताऊंगा लास्ट में, इसलिए आप इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखें। और साइंस के क्वेश्चन का आंसर कल आप कमेंट बॉक्स में कर दीजिएगा और पॉलिटी के क्वेश्चन का आंसर आज मैं डिटेल में इस वीडियो में आपको बताऊंगा। अगर आपको इस वीडियो की PDF फाइल चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया हुआ है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार ने किस अधिनियम के तहत PM स्वास्थ्य सुरक्षा कोष को मंजूरी दी है? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी यानी 136B। तो इस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ नोट टू द पॉइंट को देखें तो नोट टू द पॉइंट है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा निधि की वित्त अधिनियम 2007 की धारा 136B के तहत इसकी मंजूरी दी है। और प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा निधि सार्वजनिक खाते में स्वास्थ्य के लिए एक रिजर्व फंड की तरह कार्य करेगा, जिसमें शिक्षा, उपकरण और स्वास्थ्य से स्वास्थ्य की हिस्सेदारी की आय PMSSN यानी प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा निधि में जमा की जाएगी। और प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा निधि में जो आय आएगी उसकी खर्चा, राजस्व का खर्चा योजनाओं जैसे राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री जन आरोग्य, आयुष्मान भारत स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र तथा आपातकालीन एवं आपदा तैयारी के साथ साथ स्वास्थ्य आपदा स्थिति के दौरान जरूरी क्रियाकलापों के लिए किया जाएगा। तो ये थे इस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ नोट टू द पॉइंट जिसे आप नोट करें, यानी प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा निधि का जो पैसा आएगा वो खर्च होगा आपको राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना जैसे महत्वपूर्ण प्रधानमंत्री की योजनाओं पर। तो देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है, NPCI में शिकायत निवारण के लिए किस पोर्टल को लॉन्च किया गया है? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी UPI हेल्प। UPI हेल्प को NPCI ने लॉन्च किया है। देखते हैं इस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ नोट टू द पॉइंट। नोट टू द पॉइंट है, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम जो कि NPCI का फुल फॉर्म है, भारत में UPI के शिकायत के निवारण हेतु UPI हेल्प को जिसे भीम UPI पर लॉन्च किया गया है। और शुरुआत में इस UPI हेल्प को भारतीय स्टेट बैंक, एक्सिस बैंक, HDFC बैंक और ICICI बैंक के साथ जोड़ा गया है फिलहाल, और जल्द ही ये सभी बैंकों के उपयोगकर्ताओं को इस UPI हेल्प से जोड़ दिया जाएगा। अब बात करें UPI हेल्प की, तो UPI हेल्प नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की स्थापक जो है वो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और इंडियन बैंक एसोसिएशन, इन दोनों ने मिलकर इसकी स्थापना की है। अब नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के MD और CEO की बात करें तो अभी MD और CEO हैं दिलीप अश्वे जो कि वर्तमान में स्थित है। मुख्यालय की बात करें तो इसका मुख्यालय है मुंबई में और इसकी स्थापना हुई है 2008 में। तो ये थे इस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ नोट टू द पॉइंट जिसे आप नोट करें। आगे बढ़ने से पहले फ्रेंड्स आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करें तथा चैनल के बेल आइकन को भी प्रेस कर सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि मेरे आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो को देखने के लिए तथा अन्य सारे सब्जेक्ट के क्वेश्चन पाने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। देखते हैं अपना नेक्स्ट थर्ड नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन है, ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली भारत की महिला कौन बनी खिलाड़ी? तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए भवानी देवी, यानी इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए। देखते हैं इस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ नोट टू द पॉइंट को। तो नोट टू द पॉइंट है, भारत की अंतर्राष्ट्रीय महिला तलवारबाज भवानी देवी ने इस साल 23 जुलाई से होने वाले शुरू टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर लिया है, और वह भारत की पहली महिला तलवारबाज बनी है जो ओलंपिक में इस बार खेलेंगी। ठीक है, और उन्होंने क्वालिफाई किया है किस बेस पे? तो क्वालिफाई उन्होंने किया है समायोजित आधिकारिक रैंक यानी AOR के आधार पर उन्होंने ओलंपिक में क्वालिफिकेशन हासिल कर लिए हैं। अब बात करें भवानी देवी की, तो भवानी देवी अंतर्राष्ट्रीय तलवारबाज प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला भी रह चुकी हैं। और
टोक्यो ओलंपिक में ये खेलेंगे। तो टोक्यो ओलंपिक की जो शुरुआत हो जाएगी वो होगी 23 जुलाई से, जो कि 8 अगस्त तक चलने वाला है। इसके बाद आपके पैरा ओलंपिक्स गेम 24 अगस्त से लेकर 5 सितंबर तक चलेगा। और वहीं अगर हम बात करें कि भवानी देवी की अभी रैंकिंग क्या है, तो भवानी देवी की विश्व में अभी फिलहाल रैंकिंग 45 है। तो ये थे इस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ नोट टू द पॉइंट, तो जिसे आप नोट करें। देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ नंबर। फोर्थ क्वेश्चन है, राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस कब मनाया गया? तो राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस कब मनाया गया, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 16 मार्च। 16 मार्च को राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस मनाया गया है। देखते हैं इस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ नोट टू द पॉइंट को। तो नोट टू पॉइंट है, राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस जो हर साल 16 मार्च को मनाया जाता है, और यह पूरे देश में टीकाकरण के महत्व को व्यक्त करने और उसमें लोगों को जागरूक करने के लिए मनाया जाता है। ठीक है। और वैसे 2021 का जो राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि देश में इस समय विश्व का सबसे बड़ा कोविड-19 टीकाकरण अभियान शुरू किया गया है। अब बात करें कि राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस की शुरुआत कब हुई थी, तो इसकी शुरुआत हुई थी पहली बार 1995 में, और इसकी शुरुआत भारत में की गई थी। अब भारत ने इसकी शुरुआत जो की थी वो पल्स पोलियो कार्यक्रम के तहत 1995 में की थी। तो ये थे इस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ नोट टू द पॉइंट, जिसे आप नोट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्थ नंबर, गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली अमेंडमेंट बिल 2021 लोकसभा में कब पेश किया गया? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 15 मार्च को। 15 मार्च को इस बिल को पेश किया गया है। तो देखते हैं इस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ नोट टू द पॉइंट। तो नोट टू द पॉइंट की बात करें तो इस क्वेश्चन का नोट टू द पॉइंट है, गृह मंत्रालय ने 15 मार्च 2021 को लोकसभा में गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली अमेंडमेंट बिल को पेश किया है। और इस विधेयक का प्रस्ताव यह है कि दिल्ली की राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में अब सरकार का अर्थ होगा दिल्ली के उपराज्यपाल से। यानी अब तक दिल्ली में विधानसभा सरकार के रूप में कार्य करती थी, लेकिन अब इस अमेंडमेंट बिल के प्रस्ताव के बाद दिल्ली में सरकार का अर्थ होगा दिल्ली के उपराज्यपाल से। और इस विधेयक में उपराज्यपाल को यह शक्ति दी जाएगी जो कि पहले विधानसभा के पास थी, जो कि कानून बनाने का दिल्ली में शक्ति विधानसभा के पास प्राप्त थी। अब वह इसे उपराज्यपाल को सौंप दिया जाएगा। अब इसमें 1991 के अधिनियम की धारा 21, 24, 33 और 44 में संशोधन कर इस विधेयक को पेश किया गया है। अब बात करें दिल्ली की, तो दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है जहां पर विधानसभा की उपस्थिति है। देश में केवल ऐसा ही 2 केंद्र शासित प्रदेश है जहां पर विधानसभा है, पहला दिल्ली है, दूसरा पुडुचेरी। अब बात करें दिल्ली को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में कब स्थापित किया गया था, तो दिल्ली को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में 1991 में स्थापित किया गया था, और अनुच्छेद 239 के तहत। तो ये थे इस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ नोट टू द पॉइंट, जिसे आप नोट करें। देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, सिक्स्थ नंबर। सिक्स्थ क्वेश्चन है, गर्भपात के लिए समय सीमा को बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 24 सप्ताह। गर्भपात के लिए समय सीमा को 24 सप्ताह कर दिया गया है। देखते हैं इस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ नोट टू द पॉइंट। तो नोट टू द पॉइंट है, राज्यसभा में 16 मार्च 2021 को गर्भ के चिकित्सक समापन संशोधन अधिनियम 2020 को पारित किया गया है, और इस विधेयक के तहत गर्भपात की अधिकतम सीमा 20 हफ्ते से बढ़ाकर 24 हफ्ते की गई है। और इस विधेयक को जो है वो पिछले साल ही लोकसभा में पारित कर पेश कर दिया गया था, और वहां से वो पारित भी हो चुका था। अब राज्यसभा में इसे 16 मार्च को पारित कर दिया गया है। और इस विधेयक को तैयार करने से पहले दुनिया भर में सभी कानूनों का अध्ययन किया गया है जो कि इससे रिलेटेड रहे। तब संसद में मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी विधेयक 2020 को पारित किया गया है, और इसमें अब 24 हफ्ते से का प्रावधान कर दिया गया है। इससे पहले महिलाएं अधिकतम 20 हफ्ते तक ही गर्भपात करवा सकती थी। और इस बिल को अगर पेश किया है किन्होंने, तो इस बिल को पेश किया है केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने, और हमारे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं भी डॉक्टर हर्षवर्धन जी। तो इस क्वेश्चन से रिलेटेड ये थे कुछ नोट टू द पॉइंट, जिसे आप नोट करें। देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर, दुनिया का सबसे प्रदूषित राजधानी कौन बना है? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी नई दिल्ली। दुनिया का सबसे प्रदूषित राजधानी नई दिल्ली को बनाया गया है, चुन लिया गया है। यानी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। इस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ नोट टू द पॉइंट को देखें। तो नोट टू द पॉइंट
विश्व में वायु गुणवत्ता 2020 की रिपोर्ट के अनुसार विश्व का सबसे प्रदूषित राजधानी दिल्ली बन गया है। यानी किसी देश की राजधानी जो कि विश्व में सबसे ज्यादा प्रदूषित है तो वो दिल्ली है। और दुनिया के 30 सबसे सर्वाधिक प्रदूषित शहरों का भारत में 22 है। यानी दुनिया में 30 सर्वाधिक प्रदूषित शहर केवल भारत में 22 उपस्थित हैं और दिल्ली दुनिया का 10वां सबसे प्रदूषित शहर और शीर्ष प्रदूषित राजधानी के रूप में है। लेकिन अगर हम रिपोर्ट की बात करें तो रिपोर्ट 2019 और 20 में यह फर्क बताया गया है कि दिल्ली की हवा की गुणवत्ता में 15% तक सुधार आया है। फिर भी दिल्ली विश्व की 10वीं सबसे प्रदूषित शहर और सबसे प्रदूषित राजधानी के रूप में उभरा हुआ है। और भारत में अगर हम बात करें इस वायु प्रदूषण के प्रमुख स्रोतों में तो इसमें परिवहन, खाना पकाने में निकलने वाले उसके बायोमास जलाना, लकड़ी का उपयोग करना, बिजली उत्पादन, उद्योग, निर्माण, अपशिष्ट जलाना या अन्य जैसे भी एपिसोडिक कृषि जलाना या उसके घास फूस को जलाना, ये सभी उसमें शामिल हुए हैं। तो ये थे इस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ नोट टू द पॉइंट जिसे आप नोट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एट नंबर है T20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले बॉलर कौन बने हैं। तो ये भारत की बात हो रही है, तो इसमें सबसे पहले विकेट ज्यादा जो लिए हैं वो है यजुवेंद्र चहल यानी ऑप्शन नंबर ए। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं इस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ नोट टू द पॉइंट को। तो नोट टू द पॉइंट है भारतीय टीम के स्पिनर जो कि यजुवेंद्र चहल ने एक नया रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। इसमें वह भारत के T20 इंटरनेशनल फॉर्मेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए हैं। ठीक है, और इन्होंने जो सबसे ज्यादा विकेट लेने का रिकॉर्ड बनाया है वह इंग्लैंड के खिलाफ अहमदाबाद में नरेंद्र मोदी स्टेडियम में बनाया है। और यहाँ पे उन्होंने इंग्लैंड के एक विकेट लिया है जिसे अब ये इन्होंने 60 विकेट पूरे कर लिए और ये भारत के सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बन चुके हैं। इनसे पहले इन टॉप पे थे जसप्रीत बुमराह जिन्होंने 59 विकेट लिए थे T20 मैच में, और रविचंद्र अश्विन की बात करें तो इन्होंने 52 विकेट, भुवनेश्वर कुमार ने 41 विकेट लिए हैं। तो ये थे इस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ नोट टू द पॉइंट जिसे आप नोट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 9th नंबर। भारत का दूसरा सबसे बड़ा तेल उत्पादित आपूर्तिकर्ता देश कौन बना है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी यानी अमेरिका। तो इस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ नोट टू द पॉइंट को देखें तो नोट टू द पॉइंट है फरवरी 2021 में संयुक्त राज्य अमेरिका ने सऊदी अरब को पीछे छोड़ भारत का दूसरा सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता देश के रूप में बन गया है। और अमेरिका की बात करें तो अमेरिका से भारत द्वारा तेल का आयात पिछले महीने की तुलना में फरवरी 2021 में 4845% तक बढ़ गया है, जो कि भारत के कुल आयात का 14% हिस्सा है। अब बात करें अगर सऊदी अरब की, तो सऊदी अरब लगातार भारत के सिर्फ 2 आपूर्तिकर्ताओं में से एक रहता था, यानी वो दूसरे स्थान पर लगातार रहता था। परंतु अब 2006 जनवरी के बाद चौथे स्थान पर वह पहली बार 2021 में आ गया है। अगर हम बात करें कि सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता देश अमेरिका है, चौथा अब सऊदी अरब है, अब तो पहला कौन है, तो पहला है इराक। भारत का सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता देश जो है वो इराक है। तो ये थे इस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ नोट टू द पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन रहने वाला है। तो लास्ट क्वेश्चन है वनवासी समागम उत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी यानी उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में इस उत्सव का आयोजन किया गया है। देखते हैं इस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ नोट टू द पॉइंट। नोट टू द पॉइंट है उत्तर प्रदेश में वनवासी समागम उत्सव का आयोजन किया गया है और जिसके मुख्य अतिथि के रूप में भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी शामिल हुए थे और यह उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में मनाया जा रहा है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की बात करें तो इन्होंने उत्तर प्रदेश में सेवा कुंज आश्रम की भी उद्घाटन किया है। अब बात करें अगर सोनभद्र जिला, जो कि सोनभद्र जिला में वनवासी समागम उत्सव मनाया जा रहा है, तो सोनभद्र जिला जो है ये उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है और भारत का दूसरा सबसे बड़ा जिला है। अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश के भी मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, उत्तर प्रदेश के राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल। आनंदीबेन पटेल अभी मध्य प्रदेश के राज्यपाल भी हैं। लोकसभा की कुल सीटें हैं उत्तर प्रदेश में 80 और राज्यसभा की 31 सीटें हैं। राजधानी है उत्तर प्रदेश की लखनऊ। तो ये थे इस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ नोट टू द पॉइंट जिसे आप नोट करें। अब जैसा कि मैंने शुरू में आपसे बोला था कि आज मैं साइंस के क्वेश्चन पूछूंगा, लेकिन इससे पहले आपको पिछले वीडियो में पूछे गए पॉलिटी के क्वेश्चन का आंसर देना जरूरी है। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन पॉलिटी का। तो क्वेश्चन है राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है।
तो इसके लिए आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी यानी उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति जो है वो राज्यसभा का अध्यक्ष होता है और यह उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य भी नहीं होते हैं। तो ये थे इस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स और इसके क्वेश्चन के आंसर डिटेल में। देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन था, भारत में महान्यायवादी की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, जिसके लिए आपको 4 ऑप्शन दिए थे। पहला भारत का उपराष्ट्रपति, दूसरा भारत के राष्ट्रपति, तीसरा लोकसभा के अध्यक्ष और चौथा प्रधानमंत्री भारत के। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी भारत के राष्ट्रपति। भारत में जो महान्यायवादी की नियुक्ति की जाती है वो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और अभी वर्तमान में जो भारत के महान्यायवादी हैं वे हैं वेणुधर रेड्डी। तो ये थे पॉलिटी के 2 क्वेश्चन जिसका आंसर हमने डिटेल में आपको इस वीडियो में बताया है। अब बात करें आज के क्वेश्चन से, तो आज का क्वेश्चन है साइंस का। तो जिस पहला क्वेश्चन है, प्रकाश का रंग किस पर निर्धारित करता है। तो इसके लिए आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है तरंग दैर्घ्य, दूसरा है वेग, तीसरा है आयाम, चौथा है तीव्रता। और सेकंड क्वेश्चन है, प्रकाश की गति सबसे कम किस माध्यम में गुजरती है। तो इसके लिए भी आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ए वायु, बी कांच, सी निर्वात, डी जल। इन दोनों क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। पिछले क्वेश्चन का आंसर बहुत सारे स्टूडेंट ने कमेंट बॉक्स में बताया था और उन्होंने सही जवाब दिया था। तो ये थे साइंस के क्वेश्चन। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में।